हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की 7th क्लास की 3rd चैप्टर चल रहा है। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। चैप्टर थोड़ा इस चैप्टर से बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव चालू हो जाए। पहली लाइन से इसमें इन्फॉर्मेटिव चालू हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बदलती पृथ्वी। देखो, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। इसे लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। लिथोस्फीयर कहते हैं, तो लिथोस्फेरिक प्लेट होगी ये। ठीक, स्थलमंडलीय का मतलब है लिथोस्फीयर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति में चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्लेट जो है घूमती रहती है चारों तरफ, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर, कुछ एमएम ही घूमती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत किलोमीटर चल देती हैं, कुछ एम ही। और प्रत्येक वर्ष पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है उसका बनना और अपनी जगह से हिलने के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के में होने वाली गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में देखा जाएगा। देखो, ये क्रियाकलाप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वृत्तीय रूप क्या है पृथ्वी के मैग्मा का। मान लीजिए पृथ्वी है, नीचे से इसकी लौ जला दी है। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए, जैसे इन्होंने किया। बीकर को तिपाई पर रखे, मतलब गर्म करने के रखिए, गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है, और जैसे ठंडा होता है तो नीचे गोली ठंडी होती है। ये पृथ्वी के अंदर भी स्थित होता है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो प्लेट की इस गति है, क्योंकि मैग्मा के कारण गति होती है, उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है। वो क्या होता है, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अंदर भी गति है। क्यों? मैग्मा के कारण, मैग्मा के ऊपर जाने से, नीचे आने से, बाहर निकलने से, इसकी वजह से पृथ्वी की गतियां होती हैं, और उनको गतियों को भी विभाजित किया गया है। इसके बल के आधार पर, कौन से बल से कैसे हो रही हैं, जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर ही होते हैं, उसे कहते हैं एंडोजेनिक, अंतर्जनित बल। इसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ठीक, जो बल पृथ्वी की सतह से उत्पन्न होते हैं, सतह पर मतलब बाहर होते हैं, और कहते हैं बहिर्जनिक, एक्सोजेनिक। एंडो, ये एक्सो फोर्स। ठीक, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। क्या आकस्मिक, एकदम सडन चेंजेस, सडन लाते हैं। ठीक है, सडन चेंजेस आते हैं। तो कभी धीमी गति। ठीक है, अंतर्जनित क्या, ये लिख लेना, ये नोट्स हो गए एक तरीके से। देखिए, जो अंतर्जनित बल में क्या क्या होता है, एक आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी आकस्मिक, क्या आकस्मिक और धीमी दो गतियां करते हैं। ठीक है, जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, उनमें दो गति होती है। कौन सी? एक आकस्मिक होती है, सडन, और दूसरी धीमी होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब ये इससे क्या आता है? इससे आता है भूकंप, और क्या आता है, ज्वालामुखी जैसी चीजें। तो भूकंप को इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक, और इसको कहते हैं वोल्केनो। ठीक, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक, उसका देखते हैं, पृथ्वी की गतियां देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है पृथ्वी गतियां। पृथ्वी गति में अंतर्जनित बल आते हैं और बाहरजनित बल, बताया मैंने। ठीक है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। आकस्मिक बल हो गया, एक पटल विरूपण बल हो गया। ठीक है, जिससे क्या होता है, पर्वत का निर्माण मिलता है, पर्वत निर्माणकारी बल, जिससे क्या पर्वतों का निर्माण होता है इससे। बाकी भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये किससे आती है? आकस्मिक बल से। भूकंप एकदम से सडन चेंज आता है, और ये पटल विरूपण बल क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डायस्ट्रोपिक। डायस्ट्रोपिक फोर्स। ठीक, अब उसका ये तो हो गया अंतर्जनित बल। दूसरे कौन सा है? अंतर्जनित बल में भी दो हैं, आकस्मिक और पटल विरूपण बल, जिसे धीमा भी कह सकते हैं तरीके से। इससे क्या, पर्वत का निर्माण होता है धीरे धीरे। और बहिर्जनित बल में क्या है? बहिर्जनित में है अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण। इसे कहते हैं इरोजन, उसे कहते हैं डिपोजिशन।
एक जगह पे लाकर रख देना। नदी का बहता जल, पवन, समुद्र तरंग और हिमनद, इन सबसे ये होता है। ठीक है, स्थल रूपों का विकास। अभी देखते हैं क्या बोला गया। स्थलमंडलीय प्लेट जिसे कहते हैं एंडोथर्मिक प्लेट, वो लिथोस्फेरिक प्लेट से कहते हैं। भूप्रपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर, भूप्रपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी होती है। महाद्वीप और महासागर की सतह कहाँ टिकी होती है? प्लेट्स पे। जैसे मान लीजिए प्लेट्स हैं, इनमें महाद्वीप महासागर टिके हुए हैं। इनमें थोड़ी भी हलचल होगी तो यहाँ हलचल होगी, महाद्वीप पे भी होगी, महासागर में भी, उससे भूकंप आती है, फिर ज्वालामुखी भी आती है, सुनामी भी इससे जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी भूप्रपटी मतलब क्रस्ट पे, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है सबसे, क्रस्ट। ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, जैसे मैग्मा निकलते हैं, ये रहा एक ज्वालामुखी ऐसे निकलता है। ठीक है, मेंटल हो गया, और परपटी, ये होगी परपटी, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से यहाँ से लावा निकला, ये ऐसे ऐसे करके ये बाहर आ गया एकदम से, गैस और राख के रूप में। ये क्रेटर बोलते हैं इसे, ये क्रेटर है। ठीक है, और निकास वेंट, ये वेंट है, यहाँ से निकलता है। ये लावा है, ये लाल कलर का ये, और मैग्मा कोश यहाँ पे जमती है। ठीक है, ठीक है, जहां पे मैग्मा होता है, इकट्ठा होता है, तो मैं इसमें कहता हूं मैग्मा चैम्बर। ठीक, मैग्मा चैम्बर है। ये देखते हैं अब आगे। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जैसे स्थलमंडलीय प्लेट गति करती हैं तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कंपन होता है। ठीक है, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। चारों ओर गति करेगा जब होगा तो पानी में आप किसी को ढाके देखना, एक चम्मच रखना है उसके ऊपर, पानी को गर्म करना और कुछ चीजें और रखना उस पर, तो पानी की तरंगे बनेंगे, और तरंगे बनी तो हर जगह फैलेंगे। ठीक है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? जो ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर होता है। कौन सा? स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन जो होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर होता है, उसे भूकंप कहते हैं। भूप्रपटी के नीचे वह स्थान है जहां कंपन आरंभ होता है। ठीक है, भूप्रपटी में कौन से? ये मेंटल, यहाँ पे क्या हो? कंपन आरंभ होता है, इसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को एपिसेंटर कहते हैं। जहां से हुआ उसके बगल में जो बिल्कुल जगह होगी उसे एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर, सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पे होता है। ठीक है, एपिसेंटर कहते हैं। और इसे कहते हैं फोकस एरिया। एक तरह से फोकस हो गई, यहाँ पे फोकस सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा। अब आगे देखते हैं। अधिकेंद्र से कंपन भाग की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, अधिकेंद्र से, जिससे एपिसेंटर से। अधिकेंद्र से के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, जो उसके पास होगा वहां सबसे ज्यादा हानि होगी, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। अब देखते हैं एक भूकंप की उत्पत्ति कैसे होता है। देखिए, यह उद्गम केंद्र एक तरीके से। ठीक है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, उद्गम केंद्र, एपिक सेंटर है। यहाँ से ऐसे करके ऐसे देखिए भूकंप की तरंगे बन रही है एक तरीके से, ये तरंगे बनी है सारी। तो प्लेट सीमाएं, अधिकेंद्र, भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर डालती हैं। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन में बंद करते हैं। ये जो भूकंप कैसा है उसका कार्य पता है। बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें, उसे गर्म करें फिर, एवं कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। क्या आप देखेंगे जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। ठीक, जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी होती हैं उनमें कंपन होने लगता है, हिलने लगती हैं, दाने नीचे जाते हैं, और चम्मच के कंपन से ध्वनि भी होती है। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उठने लगता है इसी तरीके से। और भूकंपीय तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं? भूकंप की तरंगें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। आगे कहाँ कहाँ एंटर कर सकती हैं, कहाँ पे एंटर कर सकती हैं, वो देखेंगे। ठीक है, भूकंप की तरंगों की वजह से पृथ्वी की हमने गहराई तक जाना है, पृथ्वी को जाना है अंदर से, उसका हमने पढ़ाई की है। उसके अंदर क्या क्या है? ठीक है, पी तरंगे, इसे कहते हैं पी वेव्स। ठीक, उसका एस तरंगे, एस वेव्स। उसका एल तरंगे, एल वेव्स। ठीक, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जैसे अनुदैर्घ्य बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। उसका अनुप्रस्थ होता है, एस को होता है अनुप्रस्थ हिंदी में, और एल तरंग को कहते हैं पृष्ठीय, मतलब सरफेस, इसे कहते हैं सरफेस वेव्स। ठीक, ये क्या है? अनुप्रस्थ। ठीक, ये सारी वेव्स हैं। ये ट्रांसवर्स, ये 3 तरह के तरंगे हैं।
इन तरंगों के गुणधर्म विश्व से क्या, विश्व मतलब डिक्शनरी, उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की तरंगें होती हैं जिसमें भूकंप से निकलते हैं। इसकी वजह से हम पृथ्वी के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या क्या है उसके अंदर। आगे देखते हैं, ये सब आप डिटेल से पढ़ेंगे आगे बहुत ज्यादा भी। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम इससे पहले तैयार हैं तो इसे कम किया जा सकता है। भूकंप को पहले से आगे सतर्क रह के इंसान कुछ प्रिकॉशंस ले तो उससे कम किया जाता है। इसे कहते हैं भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन, मतलब भूकंप प्रिपेयर्डनेस किसे कहते हैं। तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप के सामना का अनुपालन करते हैं, जैसे कि जो स्थान के लोग हैं, आसपास के लोग होते हैं, कैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तालाब में मछलियों की उत्तेजना करते हैं, सांप की वो पृथ्वी में रहते हैं और जब तरंगे आएंगे तो सांप सबसे पहले बाहर निकलेंगे, इससे ही पता लगता है। ये भुज का भूकंप था 2001 में आया था, जो 26 जनवरी को, हमारे रिपब्लिक डे था उस दिन ही भूकंप आ गया। भूकंप को मापन एक यंत्र से कहते हैं, ऐसे भूकंप लेखी कहते हैं, इसमें सिस्मोग्राफी कहते हैं। ठीक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। ठीक, कहाँ आती है? रिक्टर स्केल पे। और किससे नापी जाती है? भूकंप लेखी, सिस्मोग्राफी कहते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता। तो जिस भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिसकी तीव्रता 6 या 6 से ज्यादा होती है तो उसकी सबसे ज्यादा हानि होती है, सबसे ज्यादा उसे विनाशकारी माना जाता है। भुज में भूकंप के झटके, थोड़ा आपके जनरल नॉलेज से क्या आएगा, जनरल के लिए आ जाएगा, जीके के लिए आ जाएगा। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की गति और 6 से ऊपर हो गया रिक्टर स्केल पे, मतलब विनाशकारी था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। इसमें क्या हुआ, 9 से 71 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत हो गई। आशंका थी एक तरीके से। भुज में निराशाजनक रात, भूकंप के 3 दिन बाद भी एक व्यक्ति भोजन, कंबल, दवाई आदि पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक थी वहां पे। भुज की तबाही, फोन लाइनें, पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सब बंद हो गई थी। शहर में आग, चारकोलों और अंगीठियों के फटने से कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा हो गई थी, राष्ट्रपति ने की थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की थी। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। वित्तीय सहायता आम बात है, मांगी कोई भी सरकार हो। भूकंप से ये कहता है भूकंप से बचाव की तैयारी, इसे कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। भूकंप के दौरान कहाँ से सुरक्षित स्थान कौन से? रसोई के काउंटर के मेज हो गए, दीवारों के नीचे से, किन से दूर है? आग से, आग की चिमनी के आसपास से, टूट सकने वाली खिड़कियों से, दर्पण से, तस्वीर से। पहले से तैयार है, अपने दोस्तों को बताएं, परिवार में बताएं, ऐसा होता है। ठीक है, मुख्य स्थलाकृतियां होती हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स जिसे कहते हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स। ठीक, अपक्षय, एक वर्ड आपने सुना होगा, वेदरिंग, इसे कहते हैं अपक्षय, अपर, और उसका अपरदन। ठीक है, नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। किससे? अपक्षय से और अपरदन से। लैंड फॉर्म किससे होते हैं? अपक्षय और अपरदन। अपरदन क्या कहते हैं? इरोजन, इसे कहते हैं इरोजन। ठीक, इसे कहते हैं वेदरिंग, वेदरिंग बोल दो। ठीक है, अब देखो कौन सी दृश्य भूमि जो लैंड जगह होती है, ठीक है, लैंड फॉर्म्स होते हैं, लैंड जगह होती है, लैंड सीज होती है, वहां पे जहां पे धरती होती है तो ये उसे माना जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया होती है किससे? सैलों के टूटने, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से। भूदृश्य पर जल, मतलब जो जमीन स्तर पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। जिससे जल से, पवन से और हिम से होने वाले घटकों से तो होने वाले क्षय को, मतलब जो कम हो जाती है, कहानी होती है, उस तरीके से चीजों को उठा के ले जाना, जो कंकड़ पत्थर उनको लेके जाना, उससे क्या होता है? अपरदन, उसे इरोजन कहते हैं। इससे क्या होता है? इरोजन होता है। देखिए, पत्थरों के टूटने को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं, जिसे वेदरिंग कहते हैं। और जिससे जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक, वायु और जल, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेप मतलब डिपोजिट करते हैं, डिपोजिट कर देते हैं, डिपोजिट कर देते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण, अपरदन ये ला रहा और उसका निक्षेपण, कि ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। पहले क्या होता है? अपक्षय होता है। ठीक, फिर उसके बाद होता है, अपक्षय के बाद होता है अपरदन, पहले होता है वेदरिंग, फिर होता है इरोजन, उसके बाद होता है
निक्षेपण, डिपोजिशन। ये 3 क्रियाएं हैं, इनकी वजह से क्या होती है, लैंड फॉर्म्स बनते हैं। इन 3 चीजों की वजह से लैंड फॉर्म्स बनते हैं अलग अलग। ठीक, आगे देखते हैं। अब नदी के कार्य देखते हैं, क्या नदी के कार्य। पहले कुछ जी काला पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है, मतलब वाटरफॉल जिसे कहते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कहाँ, दक्षिण अमेरिका का, वेनेजुएला का, साउथ अमेरिका का वेनेजुएला देश है, वहां पे कौन सा, एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नायग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। देखिए सारे जलप्रपात हैं, इनकी मैचिंग आ जाएगी आपके पास, ठीक है। जैसे कि पहला कौन सा होगा, वेनेजुएला, ठीक, एंजल हो गया, ठीक। उसका कौन सा है, ये वेनेजुएला का है, साउथ अमेरिका में। उसका उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नायग्रा जलप्रपात, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका, नायग्रा फॉल्स। कहाँ पे है, उत्तरी नॉर्थ अमेरिका, एंड कनाडा बॉर्डर, इन दोनों के बीच में। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर। अफ्रीका के अंदर कहाँ पे, अब पूछा कहाँ है, अफ्रीका में है। अगर ये कॉन्टिनेंट पूछा है तो अफ्रीका, और देश पूछा है तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे, दोनों जा से हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इस पे कौन सा है, विक्टोरिया, इस पे है विक्टोरिया, ठीक है जलप्रपात। आगे देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तो क्या होता है, तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों पर विसर्प होता है, ठीक है, विसर्प होता है। इन मेंडर्स कहते हैं ऐसे, ठीक है, मेंडर्स कहते हैं। विसर्प मतलब ऐसे लहराना, विसर्प है, देखो ये विसर्प है ना, ये विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण होता है। ये भी अपनी जगह पे चीजों को ले आते हैं, कंकड़ को, पत्थर को, मिट्टी को। निक्षेपण शुरुआत होता है, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। तो लूप होता है उसका, जो विसर्प लूप हो, उसके सिरे जो आपस समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। जैसे ये नदी चल रही है, ठीक है, कुछ समय बाद ये जो है ना सिरा, ये कट जाएगा। क्यों, पानी यहाँ तक आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये यहीं से कभी कभी, यहाँ ऐसे नदी बह रही है तो कभी कभी पानी यहीं से होकर चला जाता है, ये तो ये कट जाता है, ऐसे ये कट गया। देखो नदी पहले ऐसे बह रही थी, पर बाद में ऐसे ऐसे बहने लगी, तो ये बच गया, ये चाप झील हो गया। ऑक्सफॉक लेक कहते हैं इसे। और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं, ऑक्सफॉक्स लेक, ठीक है, ऑक्सफॉक लेक कहते हैं, सॉरी ऑक्सवॉ लेक कहते हैं, ऑक्सवॉ लेक, ठीक है, ऑक्सवॉ लेक, ठीक। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहती है, तटों से बाहर बहने लगती है, उससे क्या, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आती है। जैसे ये तटों से बाहर बहेगी तो बाढ़ आ जाएगी, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों को निकटवर्ती क्षेत्रों से महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। जब निक्षेपण हो जाती है, ऐसी मिट्टी और अवसाद आते हैं जो नदी के साथ। जब कहीं पे बाढ़ आई तो नदी अपने साथ पानी लाई, मिट्टी लाई, कुछ कंकड़ लाई, पत्थर लाई। जब बाढ़ सूख गई, पानी सूख गया, तो कंकड़, मिट्टी, पत्थर वहीं रह गए, उसे अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, फर्टाइल लैंड्स का निर्माण होता है, इसलिए धरती की उर्वरकता बढ़ी रहती है। जहाँ पे बाढ़ आ जाती है उसका बहुत दिनों तक वहाँ पे खेती अच्छी हो जाती है, ये भी माना जाता है, ठीक है। फर्टाइल लैंड बढ़ जाती है, बाढ़ के तो बोलते हैं उसे, ठीक है। बाढ़ के मैदान से फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे धान वगैरह ऐसी जगह पे होते हैं। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, तब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। जब नदी समुद्र तक पहुंचती है तो धीरे हो इसकी, तो अलग अलग धाराओं में बहने लगती है, ठीक है, तटबंध हो जाता है। फिर ये तटबंध, ठीक है, ऐसे ऐसे ये देखो दोबारा पढ़ते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तरी तटों को, ये रहे उत्तरी तट, जो तट है, तट है ना नदी का, एक तरीके से ये तटी तो है, ये देखो यहाँ से तटी तो है इसका, इसे कहते हैं लेविस, कैसे कैसे लेविस कहते हैं तटबंध को, ठीक है। जब समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी धीरे हो जाती है, धीमी हो जाती है और अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिनकी वितरिका कहते हैं, वितरिका, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक।
यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक भितरिका अपने मुहाने पर निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब देखिए डेल्टा कहाँ है, ये रहा, ये हो गया डेल्टा। ये नदी थी एक, समझाता हूँ कैसे बनता है। ये चलिए नदी ऐसे बढ़ती धीरे 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 धीरे, ऐसे बढ़ती विसर्पण के कारण, ठीक है, ऐसे ऐसे। उसके बाद ये एक जगह के मिली, जब मैदान आ गया, बाढ़ का मैदान आ गया, यहाँ पे आके मिल गई, इससे क्या डेल्टा बनाया इसने। देखो इसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ये तरीका है सारी, ठीक है। अब समुद्री आकार क्या क्या है, समुद्री तरंग से क्या है, सी वेव्स, समुद्र मतलब सी वेव्स। इसे क्या, समुद्री तरंग के अपर्दन और एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। तटीय मतलब कोस्टल स्थलाकृतियां, कोस्टल्स, कोस्टल मतलब पानी से रिलेटेड एक तरीके से। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं। सैल मतलब रॉक से, जैसे ये इससे टकरा रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे, जिससे दरार विकसित होती है। दरार होगी, पहले धीरे दरार हुई। समुद्री तरंगें सी वेव्स टकराई किससे, एक तरीके से शैल है, पत्थरों से टकराई, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, इसमें दरार विकसित हुई। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होगी धीरे धीरे। जब एक ही जगह फूल सकता है, समय के साथ बड़ा भी होगा, चौड़ी भी होगा, ठीक है। समय के साथ ये बड़ी चौड़ी, इनको समुद्री गुफा कहते हैं, सी केव्स कहते हैं, ठीक है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते हैं खाली छत बचेगी। जब ये होल ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो खाली छत बचेगी, ठीक है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं, कोस्टल्स, कोस्टल रूफ्स, ठीक है। सॉरी, सी आर्च, सी आर्च कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है, उससे अपरदन छत भी तोड़ देगी, केवल दीवारें बचती हैं। अब देखो जैसे ये छत टूट गया, ये टूट के ऐसे गिर गया, जैसे ये मान लो होल होता गया, पूरा साफ करता हूँ से पहले। ये होल है, ये होल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बस ये बचा खाली। अब ये हिस्सा जब टूट के यहाँ गिरेगा तो ऐसे गिर गया, ये बन गया, ऐसा गिर गया, ठीक। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं, ये स्टैक है, ठीक है, दीवार जैसी आकृति बन गई। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। देखिए ये समुद्री गुफा बन गई एक तरीके से, ठीक। तटीय मेहराब बन गए, ठीक। ये स्टैक हो गया, स्टैक इंग्लिश में भी कहते हैं। और समुद्र भृगु कहते हैं, समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिंग का निर्माण करती हैं। क्या, समुद्री पुलिंग का निर्माण करती हैं। बगल में अवसाद को जमा करने के बाद समुद्री पुलिंग का निर्माण होता है, ठीक है। समुद्र भृगु कहते हैं। सी क्लिफ्स, एक ऐसा जगह खड़ी होगी जहां मतलब खूब जहां से ऊपर डाइव लगाते हैं, उसे क्लिफ्स कहते हैं, ठीक है। समुद्र में जगह देखा होगा आपने, कुछ पत्ता खड़ा होता है इतना बड़ा, तो वहां से आप इंसान डाइव लगाते हैं तो उसे भी कहते हैं सी क्लिफ्स कहते हैं, ठीक। उसके बाद हिमनद के गार, हिमनद क्या होता है, बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोला से हुई मिट्टी पत्थरों को अपरदित करती है। कहां से, नीचे की चट्टानों से, नीचे की कठोर चट्टान, जो ये नीचे की कठोर चट्टानें होती हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ से गोला से हुई मिट्टी और पत्थरों को भूदेश का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। गर्त जो होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। जो गर्त मतलब थोड़े से गड्ढे में जल भर गया मान लीजिए, ठीक, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। वो गड्ढे में क्या, झील बन गया, पानी भर गया तो क्या, सुंदर झील बन गए। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ क्या निर्माण करती है, ठीक है। हिमनद हिमोड़, हिमनद हिमोड़ से कहते हैं मोरेंस, ठीक। उसके बाद अब पवन के घर, पवन भी कुछ करता होगा, हवा उसकी भी क्या होता है, तो बर्फ का काम बता दिया, समुद्र का काम बता दिया, पानी का, और उसके बाद क्या नाम है, स्थल का काम बता दिया, ठीक, सारे बता दिए। देखिए स्थला कर दिया पहले जो थी, ठीक है। उसके अब देखते हैं पवन के कारण, ठीक है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा, बालू टिब्बे के कुछ बालू टिब्बा, रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का मुख्य कारण होती है। यहाँ पे इरोजन कौन करता है, डिपोजिशन कौन करता है, कौन, पवन। यहाँ पे सारा काम हवा का होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देखेंगे, छत्रक मतलब मशरूम, इन्हें समातक छत्रक शैल कहते हैं। मशरूम जैसे होते हैं। रेगिस्तान में हमेशा छत्रक के आकार के शैल देखेंगे, पत्थर देखेंगे आप हल्के हल्के, ठीक है, उन्हें छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है।
ऊपरी की जगह निचले भाग को काटती है, ठीक है। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिर के छोटी पहाड़ी बनाती है, छोटी पहाड़ी बनाती है। जैसे रेत रुकेगी गिरेगी तो छोटी थलीली ऐसे करते करते पहाड़ी बन जाएगी छोटी सी। इन्हें वो बालू टिब्बा कहते हैं, सैंड ड्यून्स, बालू टिब्बा सैंड ड्यून्स, ठीक है। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं, मतलब बड़े क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं, तो इन्हें लोएस कहते हैं, LOESS, LOESS, लोएस। चीन में विशाल लोएस निक्षेप कहते हैं। कहाँ? चीन में। ये याद करना है, चीन में विशाल लोएस होता है, ठीक। उसके बाद अब बताया आपको प्लेट की घूमती है, बताया था। बाह्यजनी को अंतरिंग बताया, अपर्दन बता दिया, बालकर मैदान का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। नदी जब अपना तट भूल जाती है, अपना रास्ता भूल जाती है, तब बालू टिब्बा क्या अभी बताया। समुद्र पुलिंग का निर्माण कैसे होता है, चाप झील क्या बताया। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्र के बारे में पढ़ा हमने, किनारा नहीं होता इसमें, ठीक। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमनद की निक्षेपण, ठीक है, ये हिमोड है। पृथ्वी के आकाश में गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? आकाश में गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, ठीक। छतक शैल कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील बताया, हिमनद, चाप झील नहीं, नदी घाटी में, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, इनको पढ़ा करो, आप खुद सॉल्व भी किया करो, ज्यादा बढ़िया आपके लिए। और एक चीज लोएस, लोएस देखते हैं देखते हैं क्या होता है, ठीक। लोएस को देखते हैं एक बार। चाइना के लोएस ज्यादा फेमस हैं, तो वो देखते हैं। चाइना लोएस इमेजेस, ठीक है। ये लोएस होते हैं। काली इमेज पे जाएंगे आप तो ये लोएस का इमेज है, देखिए ये लोएस होते हैं। जब ये क्या रेत से बनते हैं, ठीक है। जब रेत विस्तृत मैदान पर जाते हैं, जब रेत का क्या होता है, अपने आप ले जाती है जब हवा, बड़े मैदान में ले जाती है और रेत को वहां छोड़ती है, फिर लोएस बनते हैं उससे। लोएस प्लेटो इन्हें कहते हैं फिर, ठीक है। पठार इन्हें, लोएस के पठार। लोएस पठार क्या होते हैं? जो बालू से बनते हैं तरीके से, ठीक है। ये धीरे धीरे धीरे, ठीक। ये लिखा हो गया द चाइनीज लोएस प्लेटो एंड सिंपली लोएस प्लेटो इज अ प्लेटो नॉर्थ इन फाउंड इन लोएस कैसे, ये सब अब ये आप खुद देखना अपने हिसाब से, ठीक है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत जरूरी भी थी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनेंगे, पक्की बात है। आगे क्लासेस और बढ़ेंगे तो और अच्छी और वीडियो मिलेंगी। अब आपकी वीडियो अच्छी होना चालू हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें फैक्ट आने लग गए, चीज़ों को आने लगी, समझना चाहिए आपको उसको, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।